दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके सामने उपस्थित हैं एक बहुत ही मार्मिक कहानी को लेकर। जिस तरह से मृत्यु अटल है, जितनी मृत्यु सच है उतना ही सच है बुढ़ापा। हर वह इंसान जिसका जन्म होता है, उसका शरीर नाश होने से पहले वह कमज़ोर और बूढ़ा भी हो जाता है। और आज की ये इमोशनल कहानी बुढ़ापा इसी सत्य पर आधारित है। हर रोज़ की तरह रतनलाल जी अपने शाम के सैर सपाटे से लौट आए थे। वह अपने जूते उतार ही रहे थे कि बहू ने कहा, बाबूजी, आज हम लोग पार्टी में जा रहे हैं, हम वहीं से खाकर आएंगे। आप बताइए, आज रात के खाने में आप क्या खाएंगे? रतनलाल जी सोचने लगे, आज रविवार तो नहीं है और ना ही किसी की शादी है, तो किस पार्टी में जा रहे होंगे। छोड़ो, मुझे क्या करना है। इस उम्र में अपने विचारों पर काबू करते हुए रतनलाल जी बोले, ऐसा करो बेटा, मेरे लिए 2 रोटियां बना दो, दूध के साथ रोटियां ही खा लूँगा। बहू तुरंत बोल उठी, बाबूजी, सुबह ही जो मैंने रोटियां बनाई थी उसमें से 2 रोटियां अभी भी बची हुई है। अगर आप बहू ने अपना वाक्य अधूरा ही रहने दिया, लेकिन रतनलाल जी अच्छी तरह से समझ गए थे कि वह क्या कहना चाहती थी। सुबह की रोटियां खाई तो गैस हो जाएगी। सुबह भी बहू ने मसाले वाली सब्जी बनाई थी, जिसके चलते अभी तक खट्टी डकारी आ रही है। और इस उम्र में पेट को संभालना मतलब किसी बिगड़े हुए बच्चे को संभालने से भी ज़्यादा कठिन काम है। बाबूजी बहू से बोले, नहीं बेटा, इस उम्र में सुबह की रोटी नहीं खा सकता। तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मेरे लिए 2 ताज़ी रोटी बना दो। बहू को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में ही बड़बड़ाते हुए बोली, अब 2 रोटियां बनाओ या 10, काम तो उतना ही पड़ेगा। आटा गूंदो, रोटियां बनाओ, किचन और बर्तन साफ करो। इन्हें क्या है, इन्हें सिर्फ ऑर्डर देना है, काम तो मुझे करना पड़ता है। बस दिन रात इनकी ही सेवा करते रहो। बहू के बोल रतनलाल जी के कानों पर पड़ रहे थे। हे भगवान, सिर्फ 2 रोटियां बनाने में इतनी तकलीफ। मैंने कोई 5 पकवान तो मांगे नहीं थे। उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन गुस्सा वहाँ किया जाता है जहाँ कोई सुनने वाला हो। उन्होंने अपना गुस्सा पी लिया। अब तो उन्हें जितनी जल्दी गुस्सा आता था उससे जल्दी चला भी जाता था। रतनलाल जी को अपनी पत्नी की बहुत याद आई। कमला के जीते जी उन पर कभी बासी रोटी खाने की नौबत नहीं आई थी। उल्टा खाने में 10 चीज़ें और मिल जाती थी। खाने के साथ मीठा, पापड़, अचार, दही, छाछ, सलाद और पता नहीं क्या क्या। रतनलाल जी को बहुत बुरा लग रहा था। रहने दो बहू, मैं सुबह की रोटियां ही खा लूँगा। फिजूल में तुम्हें तकलीफ होगी, और वैसे भी तुम्हारे हाथों की रोटियां बहुत मुलायम होती है। मुझे चलेगा, मेरी वजह से तुम लोगों को देर नहीं होनी चाहिए। बहू को तो जैसे यही सुनना था। वह अपनी आवाज़ मीठी करते हुए बोली, बाबूजी, आप चाय लेंगे क्या? रतनलाल जी अपने चाय पीने की इच्छा को दबाते हुए बोले, वैसे कोई खास इच्छा नहीं है चाय पीने की, मगर तुम अपने लिए बना रही हो तो मेरे लिए भी थोड़ी बना लेना। हाँ बाबूजी, मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ, आपके लिए भी बना देती हूँ, बोलकर बहू रसोई घर के अंदर चली गई। रतनलाल जी मन में सोचने लगे, अभी तो लाखों की जायदाद है मेरे पास, यह घर भी मेरे नाम पर है और खाते में भी लाखों रुपए पड़े हैं। कभी बेटा बात निकालता है तो मैं बोलकर टाल देता हूँ कि मेरे बात तेरा ही तो है सब कुछ, और फिर भी एक कप चाय
और 2 ताजी रोटियों के लिए तरसना पड़ता हो, तो उन बूढ़ों का क्या होता होगा जिनके पास संपत्ति के नाम पर सिवाय पुरानी यादों के कुछ भी नहीं होता। कमला को याद करके रतनलाल जी के आंखों में आंसू निकलने लगे और धीरे धीरे से गालों पर सरकने लगे। उनकी पत्नी कमला के होते हुए उन्होंने घर का कोई भी काम नहीं किया था। आर्थिक जवाबदारियों के अलावा उनकी और कोई जवाबदारी नहीं थी। उनके व्यापार ने भी उन्हें अच्छा साथ दिया था। वह भी कमला से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी जता या बता नहीं पाए। वह यह सच्चे दिल से मानते थे कि कमला उनकी किसी पूर्व जन्मों के पुण्य का फल है, लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ में वह कमला की मन की इच्छाएं पूरी कर न सके। उन्हें वैष्णो देवी जाना था, लेकिन हर बार यह यात्रा अगले साल के लिए पोस्टपोन हो जाती। घर बार और संसार की जिम्मेदारियां संभालते संभालते कब उसकी इच्छाएं उसी के साथ चली गई पता नहीं चला। रतनलाल जी ने देखा उनके पोता और पोती दोनों ही स्कूल से आ गए थे। दोनों ने अपना स्कूल बैग सोफे पर फेंका और दादाजी की तरफ दौड़कर उनके गले लगते हुए कहने लगे, चलिए ना दादाजी, खेलने चलते हैं। यही निस्वार्थ प्रेम के कुछ पल थे जिनमें रतनलाल जी भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे और अपने सारे दुख दर्द और यादें भूल जाते थे। वह कुछ बोल पाते उससे पहले ही बहू ने कहा, चलो छोड़ो दादाजी को, हमें पार्टी में जाना है। जल्दी से आकर तैयार हो जाओ, पापा भी आते ही होंगे। दोनों ही बच्चे दादाजी को छोड़ मम्मी की तरफ भागे। उनकी पोती 9 साल की थी और पोता 7 साल का था। रतनलाल जी अपनी सोच में डूबे हुए बालकनी की तरफ गए। बालकनी में धीमी ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। बहू उनके लिए चाय बनाकर ले आई। बालकनी में रखी अपनी कुर्सी पर बैठकर रतनलाल जी घूट घूट कर चाय पी रहे थे। पी क्या रहे थे? निगल रहे थे, क्योंकि चाय के नाम पर सिर्फ कम शक्कर वाला गर्म पानी था, न इलायची न अदरक। रतनलाल जी मन ही मन सोचने लगे, बहू के जाने के बाद आज खुद अपने हाथों से चाय बनाऊंगा। इलायची अदरक थोड़ी सी ज़्यादा शक्कर डालकर और उसके साथ रोटियां खाऊंगा। रोटियों की याद आते ही उनका मुंह फिर खट्टा हो गया। चाय खत्म होने पर खाली कप लेकर वह किचन में रखने गए तो वहां देखा कि बहू और बच्चों का कप धोकर पड़ा था। उन्होंने भी अपना कप धोकर रख दिया और अपनी डायरी लेकर बालकनी में आ गए। बालकनी में बैठे बैठे उनकी नज़र सूखी हुई तुलसी के पौधे पर गई। उन्होंने 1 लोटा पानी लाकर उसमें डाल दिया। कुछ मिनटों बाद ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि सूखे हुए तुलसी के पौधों में नई कूपले जैसे मुस्कुरा रही हो। उन्हें याद आया कि कमला हर सुबह शाम तुलसी को दिया लगाकर पानी देती थी। अब तो शाम को न तुलसी को न ही भगवान के मंदिर में दिया जलता था। पता नहीं कितने संस्कार, इतनी अच्छी आदतें कमला अपने साथ ले गई थी। रतनलाल आसमान की तरफ देखकर बोले, कमला, मुझे और इस घर को अभी तुम्हारी ज़रूरत थी। तुम क्यों हमें छोड़कर चली गई? तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने हमेशा साथ रहने का वचन तोड़ दिया। तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। रतनलाल जी की आंखें भर आई। पापा, इतनी ठंडी हवाएं बह रही है और आप हैं कि बालकनी में बैठे हैं। अंदर आ जाइए, नहीं तो बीमार हो जाएंगे, बेटे ने रतनलाल जी से कहा। बेटा, बहू और पोता पोती सब तैयार होकर पार्टी के लिए निकल रहे थे।
किसी ने झूठ मूठ ही मन रखने के लिए भी उनसे नहीं पूछा कि साथ चलिए। बाबा आप खाना खाकर जल्दी सो जाइएगा, हमें आने में ज़रा देर हो जाएगी। ज़्यादा देर तक जागना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमारे पास घर की दूसरी चाबी है, हमारी चिंता मत कीजिए, बेटे ने जाते हुए कहा। ऐसे बोल रहे हैं जैसे मेरी सेहत की बहुत फिक्र है। कितने दिनों से बोल रहा हूँ डॉक्टर के पास ले चलो, बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर भी चेक करवाना है। थोड़ा सा भी चलता हूँ तो हांफने लगता हूँ। बेटा कहता है कि बुढ़ापे में यह सब तो होता ही रहता है, ज़्यादा भ्रम मत पालिए। वाह बेटा, बूढ़े बाप के पास बैठने के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं है तेरे पास, और पार्टी के लिए टाइम ही टाइम है। ऐसे अनगिनत विचार उनके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। सभी पार्टी में चले गए। रतनलाल जी हॉल में रखी कुर्सी पर आकर बैठ गए। खाना खाने की अभी कोई इच्छा नहीं थी, इसीलिए टीवी चालू कर ली। आज वैलेंटाइन डे था, प्यार का दिन, इसीलिए टीवी पर भी उसी के बारे में दिखा रहे थे। रतनलाल जी की नज़र पास में रखी अपनी पत्नी की फोटो फ्रेम पर गई, जिसमें वह लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी। प्यार तो उन्होंने भी खूब किया था कमला जी से, पूरी जिंदगी किया था, जी जान से किया था, लेकिन कभी बोल नहीं पाए। टीवी पर दिखा रहे थे कि लोगों ने लाल कपड़े पहन रखे थे, हाथों में लाल फूलों के गुच्छे लेकर वह ग्रीटिंग कार्ड्स की खरीदी कर रहे थे। पता नहीं रतनलाल जी के मन में क्या आया, उन्होंने अपने पैसों का बटवा लिया और निकल पड़े। कमला जी की याद में चलते चलते वो एक आइसक्रीम पार्लर के पास पहुँचे। उनको श्वास चढ़ गया था, उनके सांसों की गति तेज हो गई थी। आइसक्रीम पार्लर के पास एक कुर्सी पर वह आकर बैठे। तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची आई जो गुब्बारे बेच रही थी। बच्ची बोली, दादाजी गुब्बारे लोगे क्या? इतने ही बचे हैं, बिक जाएंगे तो जल्दी घर चली जाऊंगी। रतनलाल जी ने देखा 10-12 रंग बिरंगे गुब्बारे थे। उन्हें याद आया कि कमला जी को भी गुब्बारे बहुत पसंद थे, लेकिन अब गुब्बारे लेकर क्या करूं? उन्हें बच्ची की आंखों में भोलापन और सच्चाई और एक आशा दिखी। उन्होंने 200 रुपये दिए और सारे गुब्बारे खरीद लिए। उन्हें फिर से कमला जी की याद आई, क्योंकि वह भी घर से निकलते समय हमेशा थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेकर निकलती थी और किसी न किसी ज़रूरतमंद की मदद किया करती थी। कभी वो टोकते तो वह कहती, हमें भगवान ने लेने वालों के नहीं, देने वालों की लाइन में खड़ा किया है, और थोड़े से रुपयों के बदले में लाखों की दुआएं मिलती है, तो मुझे टोका मत कीजिए। आंखों में आंसुओं के साथ रतनलाल जी खड़े हुए। रास्तों के बीचों बीच आए, उन्होंने आसमान की तरफ देखा, अपने हाथों में पकड़े गुब्बारे आसमान में छोड़ दिए और चिल्लाकर बोले, कमला मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उनके सांसों की गति बढ़ गई, उनका शरीर लड़खड़ाया और जमीन पर धड़ से गिर पड़े। आसपास के लोगों को कुछ भी पता चल पाता उससे पहले ही रतनलाल जी ने इस मोह माया की दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें अपनी पत्नी से मिलने की शायद बहुत जल्दी थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की मार्मिक कहानी। हमेशा की तरह पूरी कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। यह कहानी जरूर आपके दिल को छू गई होगी। ऐसे दिलों में उतरने वाली कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल के निशान को ऑल पे सेट करके प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई नई कहानी अपने चैनल पर डालें तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।